जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे दोस्तों, जैसा कि आप भी जानते हैं कि नीट की परीक्षा अब निकट आ रही है। एक एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। तो आज हम पेपर लेकर के आए हैं। सॉल्व पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये है नीट यूजी 2018 का पेपर है ये। अगर आप भी 21 जून को पेपर देने वाले हैं तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मैंने पहले हल करा दिया था, तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर है। इसको आप हल करिए जल्दी से लेकर के। देखिए, ये यहाँ पर भौतिक का पेपर लगा हुआ है। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किसी एक परमाणु गैस के आयतन V, ताप T के साथ विचरण ग्राफ में दर्शाए अनुसार होता है। अवस्था ए से अवस्था बी तक जानने की प्रक्रिया में गैस द्वारा किए गए कार्य और उसके द्वारा अवस्था ए से बी तक जानने में उसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा का अनुपात क्या होता है। ठीक है। तो ये आपका जो ग्राफ दिया हुआ है, दिखाइए। ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ है। अब इसमें कह रहा है, तो ये क्या होगा, आयतन बी बराबर टी होता है, बी प्रोपोर्शनल टी। या तो आप जानते हैं कि आयतन बी प्रोपोर्शनल टी होता है, यानी बी बाई टी अगर आप करेंगे तो बी बाई टी बराबर एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है। ठीक है। यह प्रक्रम किस पर होता है? समदाबी पर होता है। तो किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? पी डेल्टा वी, है ना। तो एन बराबर क्या हो जाएगा आपका? आर डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा एन आर टी, टी बी माइनस टी, जो आपका टी ए है और उसमें से घट जाएगा। ऊष्मा शोषित ऊष्मा डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगी? एन सी पी डेल्टा टी, है ना। ये मान आप रखेंगे तो इसका मान आएगा क्या? 2/5। ये सही है आपका। ठीक है। खुले आर्गन पाइप की मूल आवृत्ति किस बंद आर्गन के तृतीय गुणावृत्ति की आवृत्ति के समान है? यदि बंद आर्गन पाइप की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो खुले आर्गन पाइप की लंबाई क्या होगी? ठीक है। खुले आर्गन पाइप की लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो खुले आर्गन पाइप की लंबाई जो है दिया हुआ है। खुले आर्गन पाइप की मूल आवृत्ति एफ डैश या F1 बराबर ये हो जाएगी कितनी, या एफ डैश मान लीजिए, ये हो जाएगी F1 बराबर क्या हो जाएगी? B2L से। ठीक है। तो जहां यल खुले आर्गन पाइप, यल क्या है? कैपिटल यल है। खुला आर्गन पाइप की लंबाई है, तो बंद आर्गन पाइप की लंबाई अगर आप देखेंगे तो एफ डैश लगा देंगे। तो एफ डैश बराबर क्या हो जाएगी? 3 न्यू/4 यल। ठीक है। तो यल क्या है? यल डैश आपके बंद आर्गन की की नली हो जाएगी। तो एफ बराबर एफ डैश, एफ बराबर एफ डैश से आप जब निकालेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि ये यल डैश आपकी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो यल डैश का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो यल बराबर, तो आप लगा दीजिए 2B/2, यल बराबर 3/4 यल डैश, 4 यल डैश के। तो यल बराबर क्या हो जाएगा? तो यल बराबर आपका हो जाएगा 2/3 यल डैश के। ठीक है। यल डैश का मान कितना है? एल डैश बराबर आपको दिया हुआ कितना? 20 सेंटीमीटर। तो यल बराबर हो जाएगा 2/3 इंटू 20। भाई उसका मान इतना है, 20 हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा बेदुना 40/3। ये हो जाएगा 40/3। तो किस, 13 ते 39, यानी 13.33, या 3 लगा दो। तो 13.3 कहाँ पर है? वो ही आंसर आपका सही हो जाएगा। ये सही है। ठीक है। तीसरा, अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। ये रहा कि किस ताप पर ऑक्सीजन अणुओं की वर्गमाध्य मूल मूल
चाल पृथ्वी के वायुमंडलीय पलायन करने के लिए पर्याप्त हो। दिया है ऑक्सीजन का अणु का द्रव्यमान इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान होगा 8 दूसरा सही है। जल के गलनांक व क्वथनांक के बीच कार्यरत किसी आदर्श ऊष्मा इंजन की दक्षता कितनी होती है? तो ईटा बराबर क्या होता है? 1 - T1/T2 से आप सूत्र लगाइए। तो ये मान हो जाएगा कितना? 26 कहाँ पर है? 26.8। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 47 ± 4.7 के ओम प्रतिरोध के किसी कार्बन प्रतिरोधक पर पहचान के लिए विभिन्न वर्णों के वलय अंकित किए जाने पर वर्ण कोड का क्रम क्या होगा? तो ये होगा आपका पीला, बैगनी, नारंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन है यह सर्वसम प्रतिरोधों का समुच्चय जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध R है, श्रेणी क्रम में विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R की किसी बैटरी से संयोजित है। तो बैटरी से ली गई धारा I है। जब इन प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में इसी बैटरी से संयोजित किया जाता है तो बैटरी से ली गई धारा 10I हो जाती है। तो N का मान क्या होगा? तो सूत्र है आपका I बराबर E/N/R से आप इसको लगाएंगे तो ये सूत्र होगा N बराबर 10। कहाँ मिलेगा? ये C सही है। कोई बैटरी आंतरिक प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में संयोजित N सर्वसम सेलों से बनी है। बैटरी के टर्मिनल का लघुपथन करके धारा I मापी गई है। तो इसमें कौन सा ग्राफ I और N के बीच में सही संबंध को दर्शाता है? ये देखिए आपके लिए है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें सही है ये सही संबंध है आपका ये C। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि अपवर्तनांक में वाले पदार्थ के किसी समतल पृष्ठ पर कोई अध्रुवित प्रकाश वायु से आपतन करता है। किसी विशेष कोण I पर यह पाया गया कि अपवर्तित किरणें एक दूसरे के लंबवत हैं। इस स्थिति में सही पॉइंट्स क्या है? ठीक है, तो इस स्थिति में जो सही पॉइंट्स है वो आपका V है कि परावर्तित प्रकाश ध्रुवित है और इसका विद्युत सदिश आयतन के तल के लंबवत होता है। यंग के झुर्री प्रयोग में झुर्रियों के बीच पृथक्कन D 2 मिलीमीटर है तथा झुर्री के पर्दे की दूरी D बराबर 100 सेंटीमीटर रखते हुए तरंगदैर्घ्य इतना है कि प्रकाश का उपयोग किया गया है। ये पाया गया कि फ्रिंजों के कोणीय चौड़ाई 0.20 अंश, तब फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई को बढ़ा करके 0.21 कर दिया जाता है। तो झुर्रियों के बीच में पृथक्कन क्या होगा? ठीक है, तो ये है आपका 1.9। अगला क्वेश्चन है कि किसी खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शक का कोणीय आवर्धन अधिक और कोणीय विभेदन उच्च होगा यदि उसके अदृश्य क्या करें? फोकस दूरी से कम व्यास पर हो। इससे सही है। हाइड्रोजन परमाणु की किसी बोर कक्षा में किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और उसकी कुल ऊर्जा अनुपात क्या होता है? वो होता है 1:-1। आरंभिक वेग B बराबर B01। द्रव्यमान m का कोई इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र E में ये प्रवेश करता है। यदि प्रारंभ में इस इलेक्ट्रॉन की डिब्राउली तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट हो तो T पर इसकी डिब्राउली तरंगदैर्घ्य कितनी होगी?
तो ये मान होगा आपका सी सही है। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु 10 मिनट है। यदि आरंभ में नाभिक की संख्या 600 है तो 450 नाभिकों के विघटित होने में उससे लगा समय कितना हो जाएगा? 20 मिनट। जब किसी धातु के पृष्ठ पर आवृत्त 2 म्यू या न्यू नॉट का प्रकाश आपतन करता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के अधिकतम वेग v1 है। जब आपतित किरणों की आवृत्ति बढ़ाकर के 5 न्यू नॉट कर दी जाती है तो पृष्ठ के उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम वेग कितना हो जाता है? न्यू2 हो जाता है। तो v1 और v2 का अनुपात क्या होगा? v1 और v2 का अनुपात होगा 1:2। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक निवेश वोल्टता बी आई बराबर 20 वोल्ट, बीई बराबर 0, बीसी बराबर 0 ये मान है। तो बीटा का मान क्या होगा? तो इसका मान होगा डी। किसी पीएन संधि डायोड में गर्म होने से ताप में परिवर्तन क्या होता है? तो ताप में परिवर्तन क्या होगा? ये पीएन संधि के समग्र बीआई अवलेक्षण को प्रभावित करता है। ये एक आपको चित्र दिखाया गया है, इसमें वायु को निवेशित एबी के पदों में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि आपका सूत्र इसमें कौन सा होगा एबीसीडी में? तो ये है आपका भी सही है। कोई विद्युत चुंबकीय तरंग किसी माध्यम में बी बराबर बी आई की से गमन कर रही है। किसी क्षण विद्युत चुंबकीय तरंग की विद्युत क्षेत्र दोलन प्लस वाई अक्ष के अनुदिश है, तब इस विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र दोलन की दिशा क्या होगी? तो इसकी दिशा होगी प्लस जेड दिशा की ओर। किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 और प्रिज्म का कोण 30 अंश है। प्रिज्म के दो अपवर्तक पृष्ठों में से एक को चांदी बढ़ाकर चढ़ा करके भीतर की ओर दर्पण बनाया गया है। दूसरे फलक से प्रवेश करने वाले एक वर्णीय प्रकाश का कोई पुंज उसी पथ पर वापस लौट जाएगा यदि प्रिज्म का आयतन का कोण का मान कितना हो जाएगा? तो ये होगा 45। कोई बीम 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल तल से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि ये बिंब को दर्पण की दिशा में 20 सेंटीमीटर स्थानांतरित कर दिया जाए तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर विस्थापित होगी? ठीक है, तो वो हो जाएगी 36 सेंटीमीटर दर्पण से दूर। किसी प्रेरक से 60 मेगा एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उस प्रेरक से संचित चुंबकीय स्थित ऊर्जा का मान 25 mJ है। तो इस प्रेरक का प्रेरकत्व कितना होगा? तो इसका प्रेरकत्व होगा 13.89 हेनरी। कोई इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से किसी एक समान तथा ऊपर को ऊर्ध्वाधर क्षेत्र ई में कोई भी दी गई दूरी h पर गिरता है। अब विद्युत क्षेत्र के परिणाम अपवर्तित रखते हुए इसकी दिशा उत्क्रमणित की जाती है। किसी प्रोटॉन को विरामावस्था से इतनी ही ऊर्ध्वाधर दूरी h तक इसमें गिरने दिया जाता है। तो प्रोटॉन से गिरने में लिए गए समय की तुलना इलेक्ट्रॉन द्वारा गिरने में लिया गया समय का क्या प्रभाव होगा? ठीक है,
तो ये हो जाएगा कम होगा। अगला क्वेश्चन है कि आवेश Q के किसी वियुक्त समांतर प्लेट संधारित्र C की क्षेत्रफल ये वाली धातु की प्लेट के बीच स्थिर वैद्युत बल कैसा होगा? प्लेटों के बीच दूरी पर निर्भर नहीं करता है। किसी स्वतंत्र द्विभुज का उपयोग किसी ऐसे कांच की नलिका के अनुनाद उत्पन्न करने के लिए किया गया जिसमें वायु और स्तंभ की लंबाई को परिवर्तित पिस्टन द्वारा समायोजित किया जा सकता है। 27 डिग्री सेल्सियस कक्ष पर स्तंभ की लंबाई 20 सेंटीमीटर 73 सेंटीमीटर होने पर दो क्रमागत अनुनाद उत्पन्न होते हैं। यदि स्वतंत्र भुजा की आवृत्ति 320 हर्ट्ज हो तो वायु में ध्वनि का 27 डिग्री सेल्सियस पर वेग क्या होगा? ठीक है, तो वो होगा 339। कोई लोलक एक काफी ऊंचे भवन की छत से लटका है और सरल आवर्त दोलक की भांति मुक्त रूप से आगे पीछे की ओर गति कर रहा है। तो माध्य स्थित से 5 मीटर की दूरी पर इसके गोलक का त्वरण 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो दोलन का आवर्तकाल कितना होगा? तो दोलन का आवर्तकाल होगा पाई सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि 0.5 किलोग्राम मीटर प्रति इकाई लंबाई की किसी धातु की क्षैतिज क्षण को उसके चिकने आनत तल पर जो 36 से 30 अंश का कोण बनाता है रखा गया है। इस क्षण को उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करा करके नीचे सरकने नहीं दिया जाता है। जब इस पर 0.25 टेस्ला प्रेरण का चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य कर रहा है। क्षण को स्थिर बनाए रखने के लिए इसमें प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, यानी कितनी प्रवाहित धारा होनी चाहिए? तो इससे प्रवाहित धारा होगी आपकी 11.32। किसी विद्युत चुंबक के ध्रुवों के बीच चुंबकीय पदार्थ एक पतली छड़ ऊर्ध्वाधर में स्थित है। जब विद्युत चुंबक में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह क्षण क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र से बाहर ऊपर की ओर ढकेल दी जाती है। इस प्रकार यह क्षण गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा प्राप्त करती है। ऐसा करने के लिए आवश्यक कार्य यह है विद्युत स्रोत। अगला क्वेश्चन है कि 2 mH का कोई प्रेरक 100 माइक्रोफैराड का कोई संधारित्र तथा 50 ओम का कोई प्रतिरोध विद्युत वाहक बल B बराबर 10 sin 114 t के किसी स्रोत से श्रेणी क्रम में संयोजित है। इस प्रपथ में पावर यानी शक्ति क्षय कितनी होगी? तो हो जाएगी आपकी किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राह्यता 5 DIB प्रति एमए और बोल्टा में उत्पन्न कोण इतना है। तो इस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना होगा? तो ये होगा अगला क्वेश्चन देखिए, आरेख के अनुसार दर्शाए अनुसार ऊंचाई h से घर्षण रहित पथ के अनुदिश विरामावस्था से सरकने वाला कोई पिंड व्यास AB बराबर D के ऊर्ध्वाधर वृत्त को ठीक ठीक पूरा करता है, तब ऊंचाई क्या होगी? तो इस पॉइंट को पहुंच रहा है तो ये होगी 5/4D। तीन पिंड ये B और C, तो ये पतली वृत्ताकार चकती है, ये ठोस गोला है और C वृत्ताकार है जिसमें प्रत्येक का द्रव्यमान नियम और त्रिज्या R है। समान कोणीय चाल ओमेगा से अपनी सीमित अक्षाओं के प्रत्यय चक्रण कर रहे हैं। इन्हें विरामावस्था में लाने के लिए किए जाने वाले आवश्यक कार्यों W के लिए कौन सा संबंध सही होगा?
तो इसमें सही संबंध है आपका ये। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान नियम का एक गतिशील गुटका फोरियम द्रव्यमान के किसी दूसरे गुटके से संघट करता है। संघट के पश्चात हल्का गुटका विरामावस्था में आ जाता है। यदि हल्के गुटके का आरंभिक वेग v है तो प्रत्यानयन गुणांक E का मान क्या होगा? ठीक है, तो उसका मान 0.25 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य होगा? तो ये सर्पी घर्षण गुणांक की विमाएं लंबाई की विमा के समान होती है। कोई कार खिलौना किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E के प्रभाव में किसी घर्षणहीन समतल क्षैतिज पृष्ठ पर गतिमान है। एक सेकंड के अंतराल में बल क्यू ई के कारण इसका वेग 0 से 6 सेंटीमीटर हो जाता है। उसी क्षण विद्युत क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है। इस क्षेत्र के प्रभाव में कार और 2 सेकंड तक गति करती है। तो 0 से 3 सेकंड के बीच कार खिलौना के औसत वेग और औसत चाल क्रमशः कितनी होगी? तो ये होगी 1 मीटर 3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आनत कोण थीटा किसी चिकने आनत बेज ये बी सी पर यम द्रव्यमान का कोई ब्लॉक चित्रानुसार स्थित है। इस बेज को दाईं ओर कोई त्वरण ये दिया जाता है। ब्लॉक को बेज पर स्थिर रखने के लिए अल्फा और थीटा के बीच संबंध क्या होगा? तो अल्फा और थीटा के बीच का जो संबंध होगा वो क्या है? डी है। बिंदु 2 0 -3 पर कार्यरत बल इतना का बिंदु 2 - 2 - 2 के प्रत्यय है कितना होगा? तो वो होगा आपका डी। किसी छात्र की इस्पात की लघु गेंद के व्यास की माप 0.1 सेंटीमीटर अल्पतमांक और स्क्रू गेज द्वारा मुख्य पैमाने की माप 5 मिलीमीटर वृत्तीय पैमाने पर शून्य संदर्भ लेवल 25 भाग ऊपर है। यदि स्क्रू गेज में शून्यांक त्रुटि 0.004 हो तो गेंद का सही व्यास कितना होगा? ठीक है, तो गेंद का जो सही व्यास है वो है आपका 0.529 सेंटीमीटर। कोई ठोस गोला मुक्त आकाश में अपनी सीमित अक्ष के प्रत्यय मुक्त रूप से घूर्णन कर रहा है। यदि गोले का द्रव्यमान समान रखते हुए इसकी त्रिज्या में वृद्धि की जाती है, गोले के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि स्थिर रहेगी? तो भौतिक राशि स्थिर रहेगी उसमें है कोणीय संवेग। सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्तीय कक्षा में गतिमान ग्रह की स्थितियों ये बी सी गतित ऊर्जाएं क्रमशः के ए के बी के सी है। ये सी दीर्घ अक्ष है तथा सूर्य की स्थिति यस पर एस बी चित्रानुसार ये सी पर लंब है। तब कौन सा मान सही होगा? तो ये होगा आपका के ये से बी सही है। अगला क्वेश्चन आ गया कि यदि सूर्य का द्रव्यमान 1/10 गुना हो तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक परिणाम में 10 गुना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, पृथ्वी पर जी का मान में परिवर्तन नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन ये है कि एक ठोस गोला लोटन गति में है तो लोटन गति में वस्तु की स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा के साथ साथ घूर्णनीय गतिज ऊर्जा भी होती है। तो गोले के लिए की टी अनुपात की टी प्लस के आर का अनुपात कितना होगा? तो वो होगा 5.7। ठीक है,
ये देखिए 42वां क्वेश्चन हो गया। त्रिज्या आर के कोई लघु गोला विरामावस्था में किसी श्यान द्रव्य में गिरता है तो श्यान बल के कारण इसमें उत्पन्न ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो गोले के अंतिम वेग पर उत्पन्न ऊष्मा की दर निम्नलिखित में से किसके अनुक्रमानुपाती होगी? तो वो होगी T/R5 की। अगला क्वेश्चन है कि एक कृष्णिका द्वारा विकसित शक्ति P है तथा ये तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा नॉट पर अधिकतम ऊर्जा विकिरित करता है। अब यदि इस कृष्णिका का ताप परिवर्तित कर दिया जाता है जिससे कि ये 3/4 लैम्ब्डा नॉट तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम ऊर्जा विकिरित करता है तो इसके द्वारा विकिरित शक्ति एनपी हो जाता है। तो एन का मान क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर एन का मान आपसे पूछा जा रहा है तो एन बराबर हो जाएगा 556/81। अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, ये रहा कि दो तार समान पदार्थ के बने हैं और दोनों का आयतन भी समान है। पहले तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये और दूसरे का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 3 है। यदि बल लगा करके पहले तार की लंबाई 0 डेल्टा एल की वृद्धि की जाती है तो दूसरे तार में लंबाई भी इतनी ही वृद्धि करने के लिए कितने आवश्यक बल की आवश्यकता होगी? तो उस बल को कहते हैं 39, मतलब 9F। और अगला क्वेश्चन है समान दाब और 100 डिग्री सेल्सियस पर के तापमान पर 0.1 ग्राम जल के नमूने को 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में परिवर्तित करने के लिए 54 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यदि उत्पन्न भाप का आयतन 167.1 सीसी है तो इस नमूने की आंतरिक ऊर्जा कितनी होगी? तो इसकी आंतरिक ऊर्जा हो जाएगी कितनी? 208.7 जूल। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन फिजिक्स का हुआ। देखिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ से देखिए आपके रसायन विज्ञान शुरू हो गए हैं। रसायन विज्ञान में बताया है कि ये एन यौगिक में इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं का घटता हुआ सही क्रम आपको बताने हैं। तो इसका सही क्रम है आपका ये। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा तत्व MF6 आयन बनाने में असमर्थ होता है? तो वो है बोरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया 48वां क्वेश्चन। ये कह रहा है अलिंगम आरेख को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग एल्यूमिनियम के अपचयन में किया जाता है? तो एल्यूमिनियम के अपचयन में किया जाता है मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से वर्ग 13 के तत्व के परमाणविक त्रिज्याओं का सही क्रम कौन सा है? तो वो है आपका ये डी। हाइड्रोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वो कथन सत्य नहीं है कि फ्लोरीन के अतिरिक्त सभी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन आके स्क्रीन पर ये रहा कि Cl(F3) की संरचना में केंद्रीय धातु परमाणु Cl पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या कितनी होगी? तो वो है 2। ये देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से श्रृंखला में PQ एक उत्पाद है PQR, इसको आपको पहचानने हैं। ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर PQ और R उत्पाद को पहचान करके बताने हैं कि कौन 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 इसमें सही है। PQ और R, ठीक है, तो इसमें उत्पाद में आपको बताने हैं तो इसका सही आंसर कौन होगा? ये आपका सही आंसर है ये डी। अगला क्वेश्चन आ गया ये कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्यूटर आयन बना सकता है? तो ज्यूटर आयन कौन बना सकता है ये आपको बताने हैं। तो ज्यूटर आयन बना सकता है ग्लाइसिन। तिर्यकबद्ध एवं जालक नेटवर्क बहुलकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन कौन है? ये चौथा है आपका।
अगला क्वेश्चन है, एनिलीन का नाइट्रीकरण प्रबल अम्लीय माध्यम में करने पर यम नाइट्रो एनिलीन भी बनता है, क्योंकि अम्लीय माध्यम में एनिलीन एनिलीनियम आयन के रूप में होती है। एमिलोस और एमिलोपेक्टिन में विभिन्नता क्या होती है? तो इसमें विभिन्नता है ये, फार्मिक अम्ल तथा 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ में उत्सर्जित गैसीय मिश्रण को केओएच के छोटे छोटे टुकड़ों से गुजारा जाता है, तो एसटीपी पर बचे हुए उत्पाद का भार कितना होगा? तो वो होगा 2.1। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्साइड सर्वाधिक अम्लीय होती है? तो सर्वाधिक अम्लीय होगी वो कि BeO होगी। वायुमंडल में प्राकृतिक और मानव क्रियाओं दोनों से निर्मित नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड साधारण प्रदूषक नहीं है? तो वो है N2O5। निम्नलिखित यौगिक ये कि सोडियम से अपक्रिया कराने पर बी देता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराने पर सी देता है, बी और सी दोनों के साथ अपक्रिया कराने पर डाइथिल ईथर देता है। तो ये बी सी का क्रम कौन सा है? तो ए बी सी का जो क्रम है वो है ये सही है। ठीक है, एक यौगिक दिया हुआ है ए बी सी डी, तो इसमें कौन सही होगा? सी उत्पाद है। सी से पूछ रहा है कि सी कौन है। ठीक है, तो सी है आपका, ये सी है, यम ब्रोमो टालोइन। ठीक है, नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन ये ब्रोमीन से प्रतिस्थापन द्वारा अपक्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड देता है, जो कि ब्रोटेज अपक्रिया द्वारा गैसीय हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित होता है, जिसमें 4 से कम कार्बन परमाणु होते हैं, वो ये है। तो ये का मान क्या है? तो ये 4 से कम है, ये आपका हो जाएगा मीथेन। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, ये रहा। ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अणु में बाएं से दाएं परमाणु में sp2 sp2 sp sp संकरण को दर्शाता है? तो वो है आपका ये बी खंड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोधनायन सर्वाधिक अस्थायी अपेक्षित होता है? तो वो है आपका ये फर्स्ट। निम्नलिखित में से प्रतिस्थापकों के आई प्रभाव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन आपको दर्शाने हैं, तो इसमें सही कथन है बी, और बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों में से एक सही होगा, मतलब दोनों सही है, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस अपक्रिया के लिए आपको सम्मिलित इलेक्ट्रॉन स्नेही है कौन? इसमें ये डी सही है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड कीटोनों तथा यहाँ तक कि अल्कोहल के उच्चतर होते हैं, ये किसके कारण होता है? ये होते हैं ये डी के कारण। यौगिक ये बराबर सी C810H10 वो जो कि एक ये वो आई से क्रिया करके लाक्षणिक गंध वाले पीला अवक्षेप देते हैं। तो ये और वाई कौन है? ये और वाई के पॉइंट्स आपको बताने हैं, तो ये है आपका फर्स्ट। अगला है, कॉलम 1 में दिए गए धातु आयनों को कॉलम 2 में दिए गए आयनों के चक्रण चुंबकीय आघूर्णों से मिलाइए तथा सही संकेत को बताइए। तो ये है आपका, ये कोबाल्ट को मिला गया ये 4 से,
B5 से, C2 से, और ये इस तरह से। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही है? सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आयन डी संकरण दर्शाता है तथा अनुचुंबकत्व भी, ठीक है, तो अनुचुंबकत्व भी दर्शाता है। आयरन कार्बोनिल है। आयरन कार्बोनिल कौन है ये आपको बताने हैं। तो ये है एक केंद्रीय। संकुल संरचना प्रदर्शित समानता प्रकार कौन सा है? तो वो है आपका ज्यामितीय समानता। कह रहा है कि NiCO का होल 4 संकुल की ज्यामितीय एवं चुंबकीय गुण क्या है? तो ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विलयनों में NaOH की एवं HCl की भिन्न भिन्न सांद्रताओं एवं आयतनों के मिश्रण से बनाया गया है। ये चारों आपको दिखाया गया, ये बनाए गए हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें सही है आपका ये थर्ड। निम्नलिखित में से कौन से गुण पर आयन की स्कंदन क्षमता निर्भर करती है? तो वो निर्भर करती है आयन के आवेश परिणाम एवं आवेश चिन्ह दोनों पर। अमोनिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वार्नर बार्स स्थिरांक इतना है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे आसानी से द्रवित की जा सकती है? तो सबसे आसानी से द्रवित की जाती है वो अमोनिया है। बेरियम सल्फेट की 298 केल्विन पर जल की विलेयता 2.42 इंटू 10⁻³ ग्राम प्रति लीटर है। तो विलेयता गुणनफल ये आपको दिया हुआ है। तो इसमें के गुणनफल का मान क्या होगा? तो मान होगा सी। किसी स्थिति में जल के अणुओं की अधिकतम संख्या होती है किसमें? 18 लीटर जल के लिए। प्रथम कोट एवं द्वितीय कोट अपक्रिया में सही विभिन्नता है। तो वो है आपका सेकंड। CaH2 BaH2 और BeH2 और BaH2 का आयनिक प्रकृति का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें सही क्रम है आपका सी है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में ब्रोमीन की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन को विभिन्न विद्युत वाहक बल मानों पर दर्शाया गया है। ये तो कौन सी स्पीशीज असमानुपात को प्रदर्शित करती है? तो वो प्रदर्शित करती है कौन? टी। रेडॉक्स अपक्रिया ये आपकी दी गई है। तो समीकरण संतुलित करने के लिए कारकों का सही गुणांक क्या होगा? तो सही गुणांक है आपका ये बी। निम्नलिखित अपक्रिया में कौन सी दशा अधिकतम उत्पाद निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो निर्माण के लिए उत्तरदायी निम्न ताप और उच्च दाब। जब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का दुगुना किया जाता है तो शून्य कोण की अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल कितना हो जाएगा? तो उसका अर्धायुकाल दोगुना हो जाएगा। Y2 X2 Y2 और XY की आबंध वियोजन ऊर्जाओं का अनुपात 1:0.5:1 है। तो XY के निर्माण की एंथैल्पी डेल्टा H है। X2 की आबंध वियोजन ऊर्जा कितनी होगी? फर्स्ट, आदर्श गैस समीकरण में संशोधन गुणांक अल्फा संबंधित है इससे। निम्नलिखित स्पेस पर विचार कीजिए। CN
प्लस Cn माइनस NOCN, इनमें से इसकी उच्चतम बंधन कोट कितनी है? तो ये बंधन कोट होगी साइनाइड माइनस की। और अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम तत्व X के से क्रिया करके एक आयनिक यौगिक देता है, तो X का निम्नतम अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, तो इस यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो इस यौगिक का सामान्य सूत्र है कि, अगला क्वेश्चन है कि आयरन की कमरे के ताप पर BCC संरचना होती है, 900 डिग्री सेल्सियस के ऊपर यह FCC संरचना में परिवर्तित हो जाती है। BCC किसमें? FCC में हो जाती है। आयरन के कमरे के ताप का घनत्व, तो 900 डिग्री सेल्सियस ताप पर घनत्व का अनुपात आपको बताना होगा, तो वो है फर्स्ट। और अंतिम क्वेश्चन है इसका केमिस्ट्री का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो असत्य कथन है आपका ये। ठीक है, तो इस तरह से आपके 90 नंबर हो गए। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के आपके क्वेश्चन पूरे हुए। तो आप अच्छे से तैयारी करें और हमें उम्मीद के साथ कि आपकी जो परीक्षा है सफल होगी। बेस्ट ऑफ लक, 2026 में आपका सिलेक्शन हो। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।